हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं दीपक कुमार चचड़ा स्वागत करता हूं आपका टी कॉमर्स सॉल्यूशंस ग्रुप में। आज आज जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इनकम। ये इनकम टैक्स एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि ये इनकम जो इससे होने वाली आय है वो माफ़ होती है, एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट बिल्कुल होती है। कैसे होती है, क्या तरीका है, क्या एग्जामिशन लिमिट है, हम सब इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, कैसे पता लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम को कब कैलकुलेट करना है, कब नहीं, क्या ज़रूरी है एग्रीकल्चर इनकम केवल इंडिविजुअल हो सकता है उसमें दूसरी इनकम भी शामिल हो। तो उस कंडीशन की आज हम सारी समस्याओं को, सारी बातों को जानेंगे। कैसे पहचानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, यानी इसे बिजनेस इनकम भी बोलते हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम को बिजनेस इनकम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पॉइंट नंबर 1, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज कॉल्ड बिजनेस इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इनकम कहाँ यूज़ होती है, एग्रीकल्चर इनकम कौन से हेड में आती है, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कितनी, अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम शामिल हो तो किस बेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। आज हम सभी इस बातों को जानकारी हम इसे क्लास में लेंगे। अब प्रश्न बैठता है एग्रीकल्चर इनकम क्यों एग्जेम्प्ट है और होती क्या है। पहले हम जानते हैं, हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। आज भी अधिकतर जनसंख्या गांवों में या अदर स्टेट्स में या कहीं पर भी आप नोट करते होंगे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, यानी खेती बाड़ी पर डिपेंड है। अगर खेती बाड़ी से होने वाली है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एग्जेम्प्ट है, छोड़ दी जाती है, माफ़ की जाती है, इस पर कोई भी कर याद नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? बढ़ावा देने के लिए, किसानों की लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए, उन पर दबाव ना बने, वो एनकरेज हो कृषि की तरफ, इसीलिए इसको क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया है। अब एग्रीकल्चर इनकम को पहचान क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। अब प्रश्न बैठता है, देखिए राज्य में बोर्ड की सहायता से आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा, पर ध्यान रखिएगा समझने के लिए आपको खुद भी कॉपी पेन से नोट करते रहना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, लैंड, भूमि। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर हम सबको पता है कि कोई सर्विस नहीं है, ये गुड्स है, यानी ये ज़मीन पर होने वाला कार्य है। ज़मीन के बिना एग्रीकल्चर को पॉसिबिलिटी नहीं की जा सकती। तो आपको एग्रीकल्चर इनकम में सबसे ज़्यादा पहचान करनी है लैंड की, ज़मीन की। अगर आपको लैंड समझ में आ गई तो आपको एग्रीकल्चर इनकम समझ में आ गई। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर लैंड की पहचान क्या होनी चाहिए, लैंड सिचुएटेड, कम शब्दों में मैं चाहूँ तो एक लाइन बोल सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है, पर शब्द ध्यान रखना, जमीन सिचुएट होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए इंडिया में। कहाँ पर होनी चाहिए, भारत में, अपने देश में। राज्य कोई भी राज्य भारत में होना चाहिए। लैंड सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में, पहली शर्त। कंडीशन नंबर 1, लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, जमीन भारत में होनी चाहिए। और भारत में होने के बाद क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर जो भी कार्य होता है, नहीं। इंडिया में सिचुएटेड होने के बाद उसके ऊपर जो कार्य किया जाएगा, यानी ऑपरेशन, यानी कार्य, वो भी क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, यानी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इंडिया में जमीन है और आप उस पर फैक्ट्री लगा लें, उससे होने वाली कमाई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यानी कि आपके पास जमीन है, मान लीजिए आप है मिस्टर एक्स, आपकी ज़मीन है भारत में, आपने अपनी फसल उगाई, मूली उगाई, आलू उगाए, चावल उगाए, गेहूँ उगाई, कुछ भी उगाया, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम। पहली शर्त, ज़मीन भारत में होनी चाहिए। दूसरा, उस पर होने वाला सारा काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई और कार्य होता है तो वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी चाहिए। याद हो गया होगा आपको, सिचुएटेड इन इंडिया, यस, पहली कंडीशन। दूसरा, उस पर केवल एग्रीकल्चर पर्पज से ही वर्क होना चाहिए, दूसरा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न बैठता है, क्या सभी लोग सारे कार्य खुद कर लेते हैं? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए लैंड, कंडीशन वही है, सिचुएटेड है इंडिया में, काम भी क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कार्य होता है, पर हम खुद नहीं करते, किसी और से करवा लेते हैं।
अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, जैसे मिस्टर एक्स की जमीन है, उसने रेंट पर दे दी मिस्टर वाई को, इंडिया में ही जमीन है, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, मिस्टर वाई। वाई ने क्या किया, उसमें आलू की खेती कर दी यानी पोटैटो। अब उसके बदले में इसने इसको क्या दिया, रेंट दिया, या अगर रेंट दिया या कोई रिवेन्यू जनरेट हुआ, वो क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि आपने आलू की खेती करी, समझ रहे हैं, आपने आलू की खेती करी तो उससे मिलने वाला जो भी रेंट या रेवेन्यू है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। यानी एग्रीकल्चर इनकम में पहले केस में भी अगर आप कोई रेंट या रेवेन्यू रिसीव करते हैं, इंडिया में लैंड है, सिचुएटेड इंडिया में है, काम खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, उससे कोई रेंट या कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, एग्रीकल्चर इनकम। इसमें इस केस में मिस्टर एक्स ने अपनी जमीन किसको दी, मिस्टर वाई को। वाई ने क्या उगाया, आलू, आलू के बदले में उसको क्या दिया, रेंट या कोई रेवेन्यू। और एक बात हो, इन एनी काइंड ऑल्सो, अगर मान लीजिए मैं कोई आपको पैसा कैश में ना दे के आपको मैं आलू ही दे देता, तो आलू की एक मार्केट वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, रेंट या रेवेन्यू मान लीजिए, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप, दो बातें, पहला इंडिया में लैंड हो, काम खेती बाड़ी का हो, मैं खुद ही कर रहा हूँ, मुझे कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ या मुझे कोई रेंट मिला, एग्रीकल्चर इनकम है। अगर मैं उस जमीन पे फैक्ट्री लगा देता तो रेंट, उससे होने वाली कमाई एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, याद हो गया होगा। दूसरा, अपनी ज़मीन मैंने किसी और को दे दी, उसके बदले मुझे कोई रेंट मिला, कोई रेवेन्यू मिला, इन एनी काइंड ऑल्सो, तो मेरे को वो मिलने वाला जो कमाई है ना, वो खेती की वजह से हुआ है ना, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या ये दो ही पॉइंट होते हैं, नहीं, तीसरा होता है फार्म हाउस। फार्म हाउस से होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, पर कुछ शर्तों के साथ। चलते रहिए, इसी वीडियो में हम आगे क्लियर करेंगे फार्म हाउस के होने वाली इनकम को कैसे पहचाना जाता है। अब क्वेश्चन बैठता है कि अब हम इसे अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें या अपने डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, वर्क फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जनरेट एनी रिवेन्यू, एनी रेंट, एग्रीकल्चर इनकम। आपकी जमीन है, सेकंड पॉइंट है, योर प्रॉपर्टी, योर लैंड given to any other person for agriculture purpose, you received any type of rent, आपने कोई भी रेंट लिया, कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपको मिला या किसी भी शॉप में मिला, एग्रीकल्चर इनकम है। दो पॉइंट। तीसरा, फार्म हाउस से रिलेटेड इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्या अगर मैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम ट्रांसफर कर दूं, सेल कर दूं, किसी व्यक्ति को सेल कर दूं, तो उससे होने वाली जो फायदा है, जो प्रॉपर्टी को बेचने का फायदा है, वो भी क्या एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा सुनिए। अगर मैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम की जमीन को किसी व्यक्ति को बेच दूं, दूसरे व्यक्ति को, उस प्रॉपर्टी से होने वाला जो बेनिफिट है, अगर जमीन अर्बन एरिया, तो बेनिफिट है, तो वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है? नो, इट्स अ कैपिटल गेन। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, क्योंकि ये आपको बार बार जनरेट नहीं होगा, और आपने उस जमीन को बेच दिया है, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं था। क्यों? अर्बन एरिया में जमीन थी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं थी, आपने उसे सोल्ड कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल गेन। क्लियर है? अब कुछ कंडीशंस हैं, उसके साथ पढ़ते हैं। लैंड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ध्यान से देखते हैं कंडीशंस। लैंड, इंडिया, आउटसाइड इंडिया। लैंड है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में। वर्क क्या किया? एग्रीकल्चर। वर्क का क्या? एग्रीकल्चर। एग्जैम्प्ट अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉन एग्जैम्प्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि पहली कंडीशन क्या है, लैंड भारत में होना चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस। पहली कंडीशन जो ऑब्सोलीट हो गई है, आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आपकी ज़मीन भारत से बाहर है, अन्य देश में है, और काम चाहे आप एग्रीकल्चर ही करते हैं, कुछ भी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, आप मान लीजिए, उससे होने वाली कमाई भारत में टैक्सेबल है। समझते हैं आप? यानी कि अगर इंडिया में हो तो ही एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। अगर
अगर आपने अपनी ज़मीन, फिर वही एग्जाम्पल है, किसी और व्यक्ति को दी है, उसने खेती बाड़ी कर दी, उससे मिलने वाला रेंट एंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर इनकम है। अब ध्यान से सुनना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ज़मीन खाली पड़ी रहती है, समझते हैं, खाली पड़ी, उस पर घास उगाती है। क्या उस घास को उगाने के लिए आपने कोई एफर्ट लगाया? क्या कोई कार्य किया? क्या आपने पानी डाला? कुछ किया? कुछ नहीं किया ना, अपने आप हो गई, घास हो गई। आपने वो घास बेच दी या किसी को उससे कोई भी रेवेन्यू आपको जनरेट हो गया। समझिए, ज़मीन भारत में है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती थी हमेशा और आगे भी होती रहेगी। फिर एक दिन क्या हुआ, बीच में समय आया, आपने ज़मीन पर कोई खेती बाड़ी नहीं करी, घास हो गई, उस घास से आपको कोई कमाई हो गई, आपने उगाई नहीं, ऑटोमेटिक हो गई। तो जब आपने उसे उगाया नहीं, वो अपने आप उग गई, तो उस कंडीशन में आप उसे कोई रिवेन्यू या रेंट मिल गया, कोई पैसा मिल गया, वो इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है? नो, इट्स अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बड़े ध्यान से समझना, गलती हो जाता है स्टूडेंट से एग्जाम टाइम में, आप समझने वाला गलती कर जाता है व्यूअर्स, कि अगर एग्रीकल्चर इनकम पे घास होगी या कोई ऐसा अपने आप क्रिएशन हो गया जिसमें आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, उससे कोई आपको रेंट या रिवेन्यू मिल गया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इट्स अ टैक्सेबल इनकम। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से। अब प्रश्न बैठता है, अगर कोई इनकम डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर कोई इनकम डायरेक्ट है, पता लग रहा है कि ये काम करने से ही इनकम जनरेट हुई है, और एक पता नहीं चल रहा है इनकम कैसे जनरेट हुई है। एग्जाम्पल, अगर आपने फसल उगाई और फसल बेची, उससे मिलने वाला लाभ या उससे मिलने वाली कमाई एग्रीकल्चर इनकम है। अब आपने क्या किया कि आपने उस फसल को किसी से खरीदा। अब समझना, आप किसान हैं, मैं दुकानदार, मैं आपके पास आया, सर मुझे ये गन्ने की फैक्ट्री में गन्ना सामान दे दीजिए या फसल दे दीजिए। मैंने आपसे कटी कटाई फसल ली और उसको मार्केट में जाकर बेचा। क्या मैंने उस फसल को उगाने के लिए कोई मेहनत किया? नहीं, मेरे लिए वो बिजनेस है, मैंने आपसे खरीदा, आगे बेच दूंगा। यानी मेरे को होने वाला जो भी रिवेन्यू होगा वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम है। और आपने जो सोल्ड किया, आपको जो रिवेन्यू जनरेट हुआ क्योंकि आपने उसे फसल को उगाया था, तो वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन इज दैट, अगर आप खुद कर रहे हैं, आपके द्वारा उसी फसल को बेच कर रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम। जैसे अब मैं आपको एक समझाता हूँ बात। किसान ने खेत में गन्ने उगाए, गन्ने बेच दिए, उससे आने वाली कमाई एग्रीकल्चर इनकम। जिस आदमी ने खरीदे उसने आगे बेच दिए, उस आदमी की कमाई नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। समझ गया? क्लियर है? यानी कि अगर फसल उगी है, उसे बेचा है तो एग्रीकल्चर, उसे बेचने के उद्देश्य से खरीदा है तो वो क्या हो गया? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और डायरेक्ट इनकम, अगर पहचान होती है कि किसान के कार्य से हुआ है, डायरेक्ट है, पहचान सकते हैं भाई ये फसल को बेच के ही मिला है, तो ये इनकम एग्रीकल्चर है। अगर किसी कंडीशन में समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लगता ऐसा है कि एग्रीकल्चर से भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम को कभी भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं माना जाता, यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, किस किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है? रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, मिस्टर एक्स ने अपनी जमीन मिस्टर वाई को दे दी। क्या किया? मिस्टर एक्स ने अपनी जमीन वाई को दे दी, वाई ने उस पर एग्रीकल्चर किया, तो जमीन यूज करी है तो क्या देगा? रेंट या कोई रेवेन्यू, तो ये क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। यानी ये दोबारा आ गया पॉइंट, मैंने आपको पहले ही समझाया था, कोई भी लैंड और रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, किसान को होने वाली कमाई उसके कार्य की वजह से होनी चाहिए, जैसे खेती करना, बीज डालना, पानी डालना, कटाई करना, ये सारी चीजें करी होनी चाहिए। उसको बेचने के बाद जो रेवेन्यू या रेंट जनरेट होगा वो एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, मैंने खरीद लिया आपसे, आप किसान हैं, आपको तो एग्रीकल्चर इनकम, मैंने आगे उद्देश्य बेचने का, तो वो क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। आइए हम इसे क्वेश्चन की तरह समझते हैं। एक्स फॉर्मर, ठीक है, इसने क्या किया? एग्रीकल्चर ऑपरेट किया,
इसमें क्या होगा है? आलू। क्या होगा है? आलू। आलू लगा दिए। अब इसने मुझे बेच दिया, यानी दीपक को बेच दिया। मैंने इससे ले लिए 1000 रुपये, मान लीजिए इसके 800 रुपये थे, तो 200 रुपये यहाँ इनकम हो गई, चाहे प्रॉफिट समझ लीजिए। मैंने दीपक ने मार्केट में बेच दी, कितने में? 1500 में। लिए कितने हैं? 1000। तो मुझे कितने का इनकम हो गया? 500 का। समझ रहे हैं? तो अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बताइए एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 200, 500, 1000, 800 या 1500? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सेलिंग, ये तो हो नहीं सकता। इट्स अ सेलिंग, ये भी नहीं हो सकता। ये उसकी कॉस्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अब पर्सन बैठता है 200 या 500। अब मेरे को तो ऐसा लगता है शायद 500 होगा। आपको क्या लगता है? नहीं सर, आपने अभी जो बात बोली उसके हिसाब से 200 होना चाहिए। सही जवाब 200। क्यों? किसान ने उगाया था इसने 800 रुपये में, 200 रुपये की प्रॉफिट उसने मुझे बेचा 1000 रुपये में, मैंने मार्केट में बेचा क्या 1000 रुपये के अंदर। क्या मैंने ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया? आंसर इज दैट नो। तो यानी ये मेरे लिए बिजनेस इनकम हो गई। 200 रुपये एग्रीकल्चर इनकम है और 500 रुपये नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी हम बिजनेस इनकम भी कह सकते हैं। समझा? तो यानी कि समझ गए होंगे आप, अगर आपने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं उसके बाद उसके अंदर कोई आपको मुनाफा हो रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम है, अदरवाइज नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फॉर मेकिंग प्रोडक्ट फिट फॉर द मार्केट, नो मार्केट प्राइस फिट। लिसन, अगर आप कोई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से उगा रहे हैं उसकी एक मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू जैसे आलू उगाए कीमत है उसकी, गन्ना उगाए कीमत है उसकी, कीमत होनी चाहिए तो ही वो एग्जेम्प्ट होगी। अब आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने कॉफी उगा दी। अब कॉफी उगाई, अब कॉफी उगाई और आपको पता है, आपको जब मार्केट से आप खरीदते हैं डिब्बे में या पैकेट्स में, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में होती है। देखा है आपने, ब्राउन कलर का होता है ना। क्या वो वैसी उगती है? नहीं, उस तरीके से नहीं उगती है। आइए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं दीपक, क्या नाम है मेरा? दीपक। मैंने कॉफी उगाई, यानी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है ना। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, मैंने कॉफी उगाई, वो तो पेड़ों पे कहीं ऐसे होगी, मेरे को क्या पता, मैं आपसे क्या मैं आपको पत्तों में थोड़ा ना बेच दूंगा। अब वो कटने के बाद उसे प्रोसेस किया गया पाउडर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस प्रोसेस में तो मेरा कोई चार्जेस लगेगा। मान लीजिए मैंने एग्रीकल्चर कॉफी की मुझे 100 रुपए की लगी, प्रोसेस कराते कराते मेरे 20 रुपए लग गए, यानी पाउडर, और यानी मार्केट में हो गई 120 रुपए की। अब प्रश्न बैठता है कि ये 20 रुपए क्या एग्रीकल्चर वर्क माना जाएगा? क्या एग्रीकल्चर मानी जाएगी? क्या ये लगने वाली लागत एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाएगा? यस। अगर कोई ऐसी फसल है, ध्यान से समझना, इसके अंदर परसेंटेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा कि कॉफी के अंदर। गर्ल्स, एवरीवन, ऑल व्यूअर्स, बड़े केयरफुली सुनना। अगर खेती बाड़ी करते हो और वो डायरेक्ट मार्केट में बिक सकती है, जैसे मूली उगाते हैं आप, खींची जमीन से निकाली, सॉल्ट, कोई प्रोसेस नहीं ना, सब निकाला और बेचा। पर कॉफी, इनके बारे में ऐसा नहीं होता है। चाय की पत्तियां ऐसे नहीं बिकती जैसा आपने यूज़ किया और डायरेक्ट आपने ऑपरेट कर लिया। कई बार उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है, साफ सफाई करा के फिर वो यूजेबल हो पाती हैं। तो उस कंडीशन में जो प्रोसेसिंग का कार्य है ना, यानी यहाँ से फसल से उगने, कटने और उसे प्रोसेस मार्केट तक लाने का जो बीच का करता है, वो सारा एग्रीकल्चर माना जाता है। अब गन्ना आपने वो यूज निकाला और वो डायरेक्ट यूजेबल है, उसमें कोई आप रिफिलिंग कराएं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जिसको आप यूज ही नहीं कर सकते, ऐसे क्रिएट है कि आप उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको उसको रिफिल कराना पड़ेगा, उसे ठीक कराना पड़ेगा, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग आपको उसे फिट कराना पड़ेगा। तो वो क्या है? एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप? यानी यहाँ पर ये 20 रुपए क्या माने जाएंगे? एग्रीकल्चर मानी जाएगी। इनकम फॉर्म है फार्म हाउस।
फार्म हाउस से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है। फार्म हाउस क्या होता है? जहाँ पर हम अपनी फसल को संभाल के रखते हैं, बारिश से बचाने के लिए या किसी पशु पक्षी या जानवर से बचाने के लिए, यानी बेचने के दौरान कटने और बेचने में जो समय है जहाँ पर हम उसे स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर रखने वाली जगह को बोलते हैं फार्म हाउस। उसके बदले में जो भी रेंट या रेवेन्यू दिया जाता है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अब प्रश्न बैठता है क्या सारा एग्रीकल्चर इनकम होता है? अगर आपने उस फार्म हाउस में एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई अदर सामान भी रखा हुआ है तो उसका पार्शली हिस्सा जो रेंट और रेवेन्यू है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम यानी फार्म हाउस को एग्रीकल्चर इनकम माना जाना चाहिए। फार्म हाउस की एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? आपने जो लैंड या जगह ली है वो केवल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए। अगर लैंड अर्बन एरिया में है तो वहाँ की लोकल टैक्स अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी से वो जगह असेस्ड होनी चाहिए फॉर द रीजन ऑफ असेस्ड प्रॉपर्टी फॉर द फार्म हाउस, यानी फार्म हाउस के लिए वो क्या है? फार्म होनी चाहिए। अगर लोकल टैक्स अथॉरिटी और म्युनिसिपल कमेटी से असेस्ड नहीं है तो किस कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? पहला, जगह शहर में नहीं होनी चाहिए, नॉन अर्बन एरिया, तो असेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर है आपकी शहर में पर पॉपुलेशन क्या है उस जगह की 10,000 से कम, तो भी असेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी उससे होने वाला इनकम को, यानी रेंट और रेवेन्यू को। अब प्रश्न बैठता है ऊपर की कोई भी कंडीशन पूरी नहीं है तब क्या हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? पर कुछ शर्त है, मान लेंगे पर कुछ शर्तों के साथ। ध्यान रखना 2, 6, 8, क्या 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अगर आपकी जमीन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है लोकल लिमिट से, और वहाँ की पॉपुलेशन क्या है 10,000 से तो ज़्यादा है पर 1 लाख से कम है, तो भी आपको असेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर तो भी आपकी इनकम क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। अगर 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, पहले क्या था 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और 1 लाख से कम। अगले केस में पॉपुलेशन 1 लाख से तो ज़्यादा है पर 10 लाख से कम है और जमीन जो फार्म हाउस है वो कितना दूर नहीं है लोकल लिमिट से? 6 किलोमीटर, तब भी आपको असेस्ट अगर आपने नहीं करा रखा है तो भी आपकी इनकम को क्या मान लिया जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। और अगला ऑप्शन था 8, अगर आपकी पॉपुलेशन उस एरिया की 10 लाख से ज़्यादा है और वो लोकल लिमिट से दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है 8 किलोमीटर से ज़्यादा, तो भी अगर आपने असेस ना करा रखा हो तो आपकी इनकम को क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, अगर आपने उस बिल्डिंग का प्रयोग एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया है तो। इनकम नेक्स्ट पार्ट इज दैट इनकम फ्रॉम स्पॉटलिंग एंड सीडिंग इन नर्सरी। अगर आपने नर्सरी के अंदर, नर्सरी जहाँ पे छोटे छोटे आपने लोगों ने देखा होगा जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं, पौधे उसके दौरान आप जो कर रहे हैं उसके दौरान जो आपको इनकम जनरेट होती है, जैसे आप गमला बेच देते हैं, कोई पौधा बेच देते हैं, उससे जो आपको इनकम जनरेट होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ये कुछ प्रकार थे। सबसे इंपॉर्टेंट फार्म हाउस का ध्यान रखिएगा, उसके लिमिट्स, उसकी कंडीशंस को ध्यान में समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्यूटेशन करने के एग्रीकल्चर इनकम के, मैंने आपको कहा था एग्रीकल्चर इनकम कौन से हेड में आती है? एवरीवन पीछे चलते हैं, पिछली क्लास में चलते हैं। 5 हेड, सैलरी पहला हेड था सैलरी। अब सोचो क्या एग्रीकल्चर इनकम से जो पैसा मिलता है वो सैलरी है क्या? नहीं, तो इसमें नहीं आएगा एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर इनकम कोई घर में उगाई है क्या? नहीं, चलो भाई ये भी खत्म हो गया। तीसरा बीजीपीबी, बिजनेस है ये? नहीं, क्योंकि एग्जेंट है ना, नहीं। अब चौथा कैपिटल गेन है? नहीं, एग्रीकल्चर तो बार बार होने वाला प्रॉफिट है या प्रॉफिट लॉस है या अपना काम है, नहीं। तो अदर, मैंने कहा था अगर इन चारों हेडों में ना आया तो किस में चला जाएगा? अदर में। एग्रीकल्चर इनकम से मिलने वाला कोई भी रेवेन्यू, कोई भी रेंट आपकी किसके अंदर माना जाएगा? अदर में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? अदर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यू कैन से नंबर 5 हेड इज द ओनर, यानी नंबर 5 हेड इज द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, आपने फार्म हाउस यूज किया था, कोई बिल्डिंग यूज करी थी, क्या यूज करी थी? बिल्डिंग। अब फिर चलते हैं, क्या बिल्डिंग सैलरी का हिस्सा है? नहीं, बिल्डिंग एक घर, एक फार्म हाउस, उसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया, क्या बिल्डिंग एक घर का हिस्सा है? सोचिए। यस, मैंने कहा था अगर एक से ज़्यादा घर है आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उससे मिलने वाला रेंट या रिवेन्यू एग्रीकल्चर इनकम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपने जो बिल्डिंग यूज़ करी है उससे मिलने वाला रेंट एंड रिवेन्यू किस में चला जाएगा? हाउस होल्ड में।
एक ही इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कोई फसल उगाई उसे बेचा, उससे मिलने वाला प्रॉफिट अदर में, उस जो बिल्डिंग को यूज किया उसके बदले में जो रेंट रेवेन्यू मिला हाउस में। अब अगला, आप जो बेच रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं ना, इंडायरेक्ट में ये क्या है, बिजनेस, तो इससे सेल परचेज में होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो किसमें चला जाएगा, पीजीबीपी में। एक ही इनकम 3 हेड में चली गई, एग्रीकल्चर इनकम, अदर, फार्म हाउस यूज किया, कोई हाउस यूज किया जहाँ पे आपने सामान को संभाल के रखा था सेफ्टी पर्पस के लिए, हाउस होल्ड में चला गया, और सेल परचेज करी तो किसमें चला गया, पीजीबीपी। घबराइए मत, तीनों हेडों में गई जरूर है एग्जेम्प्ट, कोई फर्क नहीं, बहुत इजी है, जब आप समझेंगे तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट था अगर आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो अदर में, और पीजीबीपी अगर आप किस में कर रहे हैं, पीजीबीपी में, यानी 3 हेड में आपकी इनकम जा रही है। अदर में इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, बिल्डिंग से कोई जनरेट हुई है इनकम एग्रीकल्चर पर्पस से हाउस होल्ड में, और बेचने सेलने में, सेल परचेज में हुई है तो पीजीबीपी में। अब पहला यानी अदर सोर्स, और थर्ड पीजीबीपी से होने वाली इनकम अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से, चेक से, इस तरीके से पेमेंट करते हैं तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, यानी वो डिडक्ट हो जाएगी आपकी। अमाउंट पे एनी टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपने कोई सेल परचेज किया, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप बीज लाए, आपने पानी मंगवाया, तो आपने जब ये सभी चीज़ें मंगवाई तो किसी गवर्नमेंट को आपने उसके बदले में क्या दिया, टैक्स दिया। जैसे मान लीजिए आपने बीज मंगवाए 100 रुपये के थे, 18% की जीएसटी लगी, 118 हो गया, आपने वहाँ 118 रुपये पे करे। आपने वो जो 18 रुपये पे किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जब आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम करेंगे, आपका जब टैक्स निकलेगा तो उसमें से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम में होने वाला लॉस, मैंने कहा एग्रीकल्चर इनकम में होने वाला लॉस सेट ऑफ हो सकता है अदर एग्रीकल्चर इनकम से। मान लीजिए मैंने चावल उगाया, मुझे लॉस हो गया, मैंने गेहूं उगाया, मुझे वहाँ फायदा हो गया, तो आप कहेंगे वहाँ से आप टैक्सेबल हो जाएंगे, वहाँ से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, वहाँ से आपको डिडक्शन, तो उस लॉस को मैं वहाँ से कवर कर सकता हूँ, यानी मैं अपने इस लॉस को उस प्रॉफिट से कवर कर सकता हूँ, यानी सेट ऑफ कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम को मैं अदर सोर्सेज से भी क्या कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम में कुछ शेयर है, कोई भी है, अभी आपसे मैंने कहा एग्रीकल्चर इनकम में आपको होने वाला लॉस आप किसी भी एग्रीकल्चर, दूसरी एग्रीकल्चर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, पर आप एग्रीकल्चर नहीं, आपका शेयर है भाई, 30% मेरा, 50% मेरा, बिजनेस की तरह डील कर रहे हैं, उस कंडीशन में लॉस हो गया तो आप उस लॉस को किसी और एग्रीकल्चर इनकम के साथ शेयर यानी सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आप एग्रीकल्चर लॉस हो गया है, अगले एग्रीकल्चर से करें, पर आपका कुछ हिस्सा है, चाहे एचयूएफ है आप, चाहे कंपनी है आप, चाहे इंडिविजुअल है आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी अन्य बिजनेस के साथ। कितने साल तक हम एग्रीकल्चर लॉस को कवर कर सकते हैं, 8। कितने साल, 8 साल तक हम अपने एग्रीकल्चर लॉस को आने वाले प्रॉफिट के साथ क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, मान लीजिए एग्रीकल्चर लॉस ऐसे हो गया जितना आपका टैक्स बनता है उसके बाद भी माइनस में जा रहा है, तो क्या माइनस में जा रहा है तो क्या गवर्नमेंट आपको पे करेगी, आपको देगी माइनस में, नहीं। उस कंडीशन में आपका एग्रीकल्चर टैक्स कितना माना जाएगा, आपका टैक्स कितना माना जाएगा, नील, यानी 0। मान लीजिए 500 रुपये का टैक्स है, 800 रुपये का लॉस है, 300 रुपये माइनस में आ रहे हैं तो 0 दिखाएगा, वो 300 अगले साल के हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, उसे एसएससी ऑफिसर के एडजस्ट करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद। अब प्रश्न बैठता है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड होती हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो लैंड पर जनरेट होती हैं, पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, उसका जो नेम है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस वीडियो में भी दिया हुआ है उनका पिक्चर, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। केवल नेम है, आपको नेम पढ़ना है। इन इनकम को क्या माना जाता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। अब एग्रीकल्चर इनकम में क्या सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम होती है, क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, क्या कोई ऐसी इनकम नहीं है कि जिसमें दोनों रूप आते हो, होती है। उसे बोलते हैं कंपोजिट इनकम, जुड़ जाना, मिला होना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 100 रुपये में कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। एग्जाम्पल है ये 100 रुपये में, तो उस कंडीशन में कुछ फसलों के नाम बताए गए, कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि आपको एनालाइज करना है कि यहाँ से कि इतने % एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और इतना नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। आइए समझते हैं उसको एक ग्राफ के जरिए।
नाम है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली यानी कुछ हिस्सा, पूरी नहीं। इसको हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। लिसन, बिजनेस इनकम बोलते हैं इसको, कहीं आप भूल जाए क्या बोलते हैं इसे, बिजनेस इनकम, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब आपको याद कैसे होगा, आपके पॉइंट के लिए बता देता हूँ टेबल को स्टार्ट करने से पहले। परसेंटेज जो बड़ा नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 70-30, तो जैसे 70 बड़ा है। गर्ल्स, एवरीवन, ऑल ऑफ व्यूअर्स, प्लीज लिसन केयरफुली, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं होगा। जो बड़ा परसेंटेज है वही एग्रीकल्चर इनकम है, छोटा परसेंटेज नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। कंफ्यूजन नहीं करना कि बड़ा लेवल है तो किसका हमें याद कैसे होगा। सिंपल सा तरीका है, बड़ा परसेंटेज एग्रीकल्चर इनकम है, छोटा परसेंटेज नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ग्रोइंग बड़ा करो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी क्या किया आपने, चाय की है। तो एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे 7% और नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे 40%। क्या मानेंगे, 60% इज द एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% इज द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। Growing and manufacturing and clarified law, tax and census. Clarified law, tax and census. तो इसमें 65% एग्रीकल्चर इनकम है, 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। क्या होता है ये, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा रबड़ बनता है तो पेड़ों से बनता है ना, तो जो वाइट निकलता है ना उसे बोलते हैं, जो वाइट होता है लिक्विड के फॉर्म में उसे बोलते हैं सेंसेस लॉटेक्स। पेड़ों के अंदर से जो निकलता है उसे है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम। तो उसके अंदर 65% को क्या माना जाता है, एग्रीकल्चर, और 35% को क्या माना जाता है, नॉन एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों, ध्यान से समझाता हूँ ये क्यों बनाया है, इसमें कंपोजिट इनकम क्यों है। आप लोगों के मन में चाय खेती से उगती है, खेती बाड़ी होती है, लेकिन जब उसे मार्केट में बेचा जाता है तो वो बिजनेस हो जाती है, इसीलिए कुछ परसेंटेज बने हैं। इसी तरह जो पेड़ों से निकलता है रबड़ बनाने का मटेरियल या किसी भी चीज़ का मटेरियल, तो वो पेड़ों से निकल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जब वो रबड़ मार्केट में बिकता है तो वो बिजनेस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया, एक ही क्यों नहीं मान ली, नहीं मान सकते थे क्योंकि दोनों पर डिपेंड है और कई बार एनालाइज करना बड़ा टफ हो जाता है कि किसको एग्रीकल्चर माने किसको नॉन एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स एक्ट ने इसे परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। अगला, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। आप किसकी खेती कर रहे हैं, कॉफी की। 75% और 25%, 75% और 25% क्या माना जाएगा आपको कॉफी की खेती में। अब प्रश्न बैठता है, कॉफी आपने कहा था सर प्रोसेस में जाती है, सही बात है जाती है। इस कंडीशन में मान लीजिए मैन्युफैक्चर आपने कॉफ़ी का उत्पादन किया और उसे खुद ही मतलब आपने बस उगाया, काट दिया और सेल कर दिया, तो 75% एग्रीकल्चर और 25% नॉन एग्रीकल्चर। अब अगर मान लीजिए ग्रोइंग ऑफ कॉफ़ी प्लस उसके अंदर आपने क्या किया, रोस्टेड करी या ग्राउंडेड करी, जो भी किया आपने, तो उस केस के अंदर हमारा परसेंटेज चेंज हो जाएगा 65% और 35%, यानी 65% और 35% हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। याद करने का एक सबसे आसान तरीका मैंने कहा था, बड़ा परसेंटेज एग्रीकल्चर है और छोटा नॉन एग्रीकल्चर है। चाय का उत्पादन 60 एग्रीकल्चर, 40 नॉन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी करी आपने चाय की, पेड़ पौधों में से जो सेंसेस लॉटेक्स निकलता है 65% एग्रीकल्चर और 35% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी को उगाया, कोई रोस्टेड नहीं करी, कोई ग्राउंडेड नहीं करा, बस उगाया और बेच दिया, तो इस केस में 75 आपके एग्रीकल्चर के और 25 नॉन एग्रीकल्चर के यानी बिजनेस के। आप लोग उसको
कॉफी को उगाया, मैन्युफैक्चरिंग को कॉफी प्लस उसमें क्या ऐड हो गया समझाने के लिए बोला है, प्लस रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। तो 65% आपका एग्रीकल्चर हो गया और बाकी बचा 35% नॉन एग्रीकल्चर हो गया। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया? ये था हमारा एग्रीकल्चर से जुड़े सारे कंसेप्ट थ्योरेटिकली। हम इसी के आगे न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे इसे कंप्यूटेट किया जाता है, कैसे इसको एनालाइज किया जाता है वीडियो के द्वारा। तो एक दो एग्जांपल के साथ हम आपको इसको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी पार्ट 2 में। दिस इज द पार्ट 1 थ्योरी ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। अब आप लोगों ने इसके अंदर सभी कुछ जाना, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कैसे होती है, कैसे क्रिएट होती है, कंपटीशन भी हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताएंगे। जो मैंने आज आपको इस क्लास के अंदर बताया है, सभी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओपनली बताया है, बिल्कुल खुलकर बताया है, इजीली आपको याद हो जाएगा। आपको कोई भी गाइड, नोट्स, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, आपको हेल्प करेगा हाउ टू लर्न थ्योरेटिकली। अगर आप इसे पूरा का पूरा उठाकर याद कर लें और रिप्रेजेंट कर दें अपनी नोटबुक के ऊपर, तो भी एक बहुत बड़ा डाटा है, आपकी हेल्प करेगा आपको थ्योरी पॉइंट से समझने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन मैं आपको प्रूफ कर दूंगा क्या ये पूरी तरह सही है। कुछ हिस्सा लगता है टैक्सेबल इसमें, लेकिन ये पूरी तरह टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी इनकम 5,000 से नीचे है तो मैं कहता हूँ एग्जेम्प्ट है, अगर ऊपर है तो देखना आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, इसका इफेक्ट आपको आने वाली क्लासेस में दिखेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आज हमने जाना। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सभी से इससे जुड़ी सारे क्लासेस, टैक्स और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी क्लासेस का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर आपको टैली, जीएसटी, अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस क्लासेस से रिलेटेड लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर उस लिंक को ओपन करके उस क्लासेस को देख सकते हैं। उन्हें भी शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।